ओ साफा पहनाओ श्याम जी, स्वागत करो माला पहना करके। आपको गेस्ट नहीं होस्ट मान लिया। आप सब एक आवाज में हमारे ऑफिस आ जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष जनरल राजपुरोहित साहब, मंच पर उपस्थित शेरगढ़ के विधायक आदरणीय श्री बाबू सिंह जी, जोधपुर शहर के विधायक आदरणीय अतुल बंसाली जी, मारवाड़ राजपूत सभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह साहब खांगटा, इकाई के अध्यक्ष आदरणीय जोधा साहब, देवतुल्य सभा में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के सारे सभी सम्मानीय पदाधिकारी और सदस्यगण और दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबकी तरफ से पहले तो पप्पूराम जी डरा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, ये तो हमारी जगह है, जिन दिन ब्याह नहीं हुए उन दिन आप रिजर्वेशन है, हाँ हो गए उन दिन हमारी छुट्टी है, बाकी रिजर्वेशन है आप हाँ वाला कोई आवे तो आवे, आवे दिन जितना आवे तो रख रही है, थोड़ा घना आवे तो वो रख रहे। मैं धन्यवाद करता हूं जनरल नरपत सिंह साहब का कि उन्होंने ये कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया और उन्होंने आग्रह से मुझे कहा कि चुनाव की शुरुआत के दौर में मुझे एक बार आप सबके साथ लेकर के पूर्व सैनिकों के साथ बैठना है, ताकि मेरी टीम जो है, अभी नरपत सिंह साहब कह रहे थे अभूतपूर्व सैनिक है, साहब सैनिक कभी भूतपूर्व होता ही नहीं। एक बार सैनिक ट्रेनिंग होने के बाद में उसका जो ब्रेन जो है वो इस तरह से इंट्यून हो जाए कि वो कभी अब जो है पूर्व हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही जो है वो सैनिक बना रहता है, जीवन पर्यंत सैनिक बना रहता है। तो आपने मुझे कहा कि मेरी अभूतपूर्व सेना के साथ में आपको एक बार बैठना है, ताकि उनके अभूतपूर्व काम को हम आपको अगले 20-25 दिन में दिखा सकें। कोई बात नहीं, आवाज पहुंच जाए। आज थोड़ा जोर लगा भाषण दिया जालोर में और पाली में, थोड़ा गलो बंद हो मन लगा जोर भाषण दे तो खुल जाये, तो तारी लट्टू नहीं यूं कर दो भाई, तुम्हारे आराम हो जाए। हमारी शक्ल तो दिखे, सबरी शक्ल दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही देश का सम्मान करने वाले लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप सब जानते हैं, देश की आजादी के समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी सेना उस समय भी सब तरह से सक्षम थी, समर्थ थी, लेकिन फिर भी इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के विभाजन को स्वीकार किया। विभाजन के बाद 1962 में जब चीन के साथ में युद्ध हुआ है, उससे पहले 1948 में जब कबायलियों के माध्यम से नाम पर देश पर हमला किया गया और देश का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो अपरोक्ष रूप से देश से अलग करने का षड्यंत्र हुआ, वो पाप भी देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। बाकी देश के जाबाज सैनिकों का हौसला और हिम्मत में जानता हूं कि वो 1 इंच भी जमीन उनसे कोई कभी ले नहीं सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की विफलता और असफलता के चलते हुए देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट करके अलग हुआ। 62 की लड़ाई में फिर एक बार भारत की सेनाओं के अप्रतिम साहस के बावजूद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भारत से अलग करना ऐसा मंजूर कर दिया। 65 में हमारी सेनाओं ने, क्योंकि 65 के बाद के तो बहुत सारे किस्से आप सब लोगों में से अधिकांश लोगों को जानकारी में होंगे। 65 की लड़ाई में हमारी सेनाओं ने अप्रतिम शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में दूरस्थ जाकर के वहां अपना अधिकार बना लिया था। सैनिकों द्वारा जीती गई सारी जमीन को वापस अपनी जमीन को लिए बिना उनको हैंडओवर करने का पाप भी जो है वो इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, इन्हीं के नेताओं ने किया था। यही परिस्थिति 1971 में रही और उसके बाद में भी कमोबेश देश की सेनाओं के सम्मान को, मनोबल को गिराने का पाप, चाहे वो सरकार में रहे हो या न रहे हो, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम सब ने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में
जब भारत की सेना के जांबाज सिपाहियों ने जाकर के भारत भूमि के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र, भारत भूमि के खिलाफ किसी भी तरह का जो भारत के खिलाफ किसी भी तरह का काम हम भारत की धरती पे हो या भारत की धरती से बाहर हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संदेश जब देश की सेना ने दिया था और देश की सरकार के माध्यम से दिया था, उसके बाद में भी देश की सेना के सिपाहियों के उस अप्रतिम शौर्य पर, उस अभूतपूर्व काम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पाप भी इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। इसके अतिरिक्त भी कारगिल के युद्ध के समय में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के सेना का मनोबल और सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया था, उस सब से आप भली भांति वाकिफ हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ने यह तय किया कि भारत की सीमाओं पर यदि कोई भी व्यक्ति शहीद होगा, कोई भी सैनिक शहीद होगा, उसकी अंत्येष्टि सह सम्मान शरीर को ला करके, उसके शहीद के शरीर को ला करके वापस उसके परिवार के समक्ष उसके घर पर होगा। ये इतना बड़ा निर्णय करने का, फैसला करने का काम किया। वो आरोपी की चर्चा अभी आदरणीय जन साहब ने की। पिछले 30 साल से भारत के गौरव सेनानी, भारत के अभूतपूर्व सेनानी जो है, इस आरोपी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में जब सरकार उनकी जाने वाली थी, उससे पहले आनंद फानंद में बिना किसी बजट का ठीक से प्रावधान किए हुए, बिना किसी बजट की आवश्यकता का आकलन किए हुए, केवल और केवल फौरी तौर पर एक घोषणा करके इस आरोपी के झुंझुने को छोड़ दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने से पहले, प्रधानमंत्री से बनने से पहले, जब हरियाणा में पहली पूर्व सैनिकों के साथ में रैली की थी, रेवाड़ी की उस रैली में संकल्प व्यक्त किया था कि मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम प्राथमिकता के साथ में गौरव सेनानियों की इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए काम करेंगे। और हम सब जानते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का बजट एक्सपेंडिचर अब तक इस पर हुआ, लेकिन सरकार ने गौरव सेनानियों के इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम किया। अब इतना बड़ा फैसला था, उसमें कहीं 19-20 कुछ कसर रही, लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको 100 में से 99% काम हो गया, उसका एप्रिसिएशन करना उन्होंने बंद कर दिया और बचे हुए 1% काम को लेकर के उन्होंने भ्रांतियां फैला करके हमको दूर करने का षड्यंत्र करने की साजिश रची। मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं, ये पूर्व सैनिकों का परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार, ये पूर्व सैनिकों का परिवार देश का सम्मान है और देश सम्मान के साथ में इस परिवार के साथ में आने वाली हर संकट, हर समस्या, हर चुनौती का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक के सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग पूरे श्रद्धा भाव और कमिटमेंट के साथ में सैनिकों के साथ में जुड़े हुए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आप सब ने देखा कि जो भारत का सम्मान पिछले सैनिक, जैसा अभी आदरणीय नरपत सिंह साहब कह रहे थे कि सैनिक सम्मान का भूखा है, लेकिन जब देश का मान और सम्मान बढ़ता है, जिसकी रक्षा के लिए सैनिक जो है तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों, कहीं मच्छरों के बीच में, कहीं बर्फ में, कहीं बरसती हुई बरसात में, तपती हुई लू में, ठिठुरती हुई ठंड में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिस देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उस देश का सम्मान जब पूरे विश्व भर में बढ़ता है तो देश की सभी 140 करोड़ लोगों के लिए वो गर्व का विषय तो होता ही है, लेकिन देश के गौरव सेनानियों के लिए वो जो है वो अद्भुत आनंद का क्षण होता है। और हम सब ने देखा पिछले 10 साल में जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ा है, पिछले 10 साल में जिस तरह से देश का नाम पूरे विश्व भर में जो है वो एक नए परिप्रेक्ष्य में लिया जाने लगा है, उसके चलते हुए आज भारत विकसित होगा, ये केवल भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो है इस बात पर विश्वास करने लगे। मित्रों, यह आजादी की लड़ाई जो थी, जिसके बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि देश को आजाद हुआ 75 साल हो गए और 75 साल का कालखंड किसी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। 75 साल में आदमी जन्म लेकर के अपने 3 आश्रम पूरा करके और सन्यास की तरफ जाने लग जाए। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वेद विज्ञान ने इस तरह की कल्पना की गई कि आदमी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करे और शतायु होने के उस कालखंड में 4 आश्रमों की कल्पना की।
और 75 साल तक आदमी अपने 3 आश्रम दायित्व पूरा करके संन्यास की तरफ प्रस्थान करता है। लेकिन एक देश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारत जैसे देश जिसका लाखों वर्षों का इतिहास है, जिसका हजारों सालों का लिखित इतिहास है, उस देश की वय में, उस देश की आयु में 75 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं। लेकिन तकनीकी के इस युग में जब दुनिया में परिवर्तन की गति जो है वो बहुत बढ़ गई, ऐसे समय में इस 75 साल के बाद में हमको निश्चित रूप से लेखा जोखा करने की आवश्यकता है कि उन लोगों ने जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को खपा दिया, वो हजारों लोग जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, वो लाखों लोग जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, वो लाखों लोग जिन्होंने यातनाएं सही, जिन्होंने जेल में पीड़ा सही, जिन्होंने कोड़ों की मार सही, लाठियों के प्रहार सही, बर्फ की शिलाओं पर जिनको लिटाया गया, जीते जी उनके दांत खींच करके, नाखून खींच करके प्लास से निकाल दिए गए, कोल्हू में बैल की तरह जोते गए, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और इस आजादी के उन परवानों को जिन्होंने 100 साल तक निरंतर संघर्ष किया, तमाम दमन के बाद में भी, तमाम जो है तरह के उत्पीड़न के बावजूद भी, तमाम तरह के अत्याचार के बावजूद भी वो लोग डटे रहे, उनका भाव कहीं कमजोर नहीं पड़ा, उसके उनकी प्रेरणा कहीं भी कमजोर नहीं हुई। और एक व्यक्ति को फांसी लगाई जाती थी तो उसके बजाय 10 लोग खड़े होकर के और उस राष्ट्र के देश को जो है आजाद कराने के उस संघर्ष में जुट जाते। आज 75 साल बाद में निश्चित रूप से हमको इस बात का आकलन तो करने की आवश्यकता है कि उन लोगों ने जो बलिदान किया, जो समर्पण किया, जो कुर्बानी दी, क्या हम उनके सपनों और उनकी भावनाओं के अनुरूप भारत का निर्माण कर पाए? क्या हम भारत की जैसी क्षमता थी, जैसी भारत की पोटेंशियल था, जैसा भारत की कॉम्पिटेंस थी, उसके अनुरूप भारत का निर्माण कर पाए? और हम जब अपने मन में इस बात पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एहसास होगा कि जैसा भारत बन सकता था वैसा भारत नहीं बना पाया। ये राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिकों के साथ में बैठा हूं, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन लोग उसके जिम्मेदार है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं उन लोगों के लिए प्राथमिकता देश नहीं, उन लोगों के लिए या तो सत्ता प्राथमिकता थी या किसी एक परिवार को सत्ता पर बनाए रखना प्राथमिकता थी। और इसके चलते हुए उन्होंने हमेशा देश के हितों के साथ में समझौते किए। आप सबने देखा होगा जब कारगिल के युद्ध के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों के बीच में जाकर के भी चाइना की पार्टी के साथ में जाकर के समझौता करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के सैनिकों का असम्मान करने का इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता था। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, मैं जानता हूं कि 75 साल का जो उससे पहले का 67-68 साल की जो खाई थी, वो खाई बहुत बड़ी थी। 55 साल के कांग्रेस के शासन की विफलताओं के कारण से जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए बहुत लंबे संघर्ष की आवश्यकता थी, एक बहुत बड़े योजना के साथ में काम करने की आवश्यकता थी। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी, तो मैं 2014 में जब पहली बार सांसद बनकर के गया, मुझे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि बना करके भेजा था। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, वहां ये सतत विकास गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा होना शुरू हुई। स्वच्छता और पेयजल, इन दो के विषयों पर बातचीत हो रही। मैं उस समय मंत्री नहीं था, सामान्य सांसद था। मुझे इस बात का पता नहीं था कि माननीय मोदी जी इतने दूरदृष्टा आदमी है कि मेरी अभी से ट्रेनिंग शुरू करने का, आगे जाकर के तुमको ये काम संभालना। मुझे वहां भेजा, वहां देश भर के प्रतिनिधि उस संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार में बैठे। मैं भारत का झंडा लगा हुआ जो टेबल थी उसके पीछे मैं भी गर्व के साथ में बैठा। जब बातचीत शुरू हुई, लोगों ने भाषण देना शुरू किया। दुनिया भर के लोगों ने जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके घर में शौचालय की सुविधा नहीं। और मित्रों, जब 100 करोड़ का बाइफर्केशन उन्होंने दिया, हर वक्ता ने भारत के उस झंडे लगी हुई टेबल की तरफ उंगली करके कहा कि उसमें से 60 करोड़ लोग भारत में रहते। आजादी के 67 साल बीत चुके थे। मुझे बहुत ग्लानि हुई, मुझे बहुत दुख हुआ कि 67 साल बीत जाने के बाद में भी हम सामान्य शौचालय की सुविधा भी अपने घर, अपने माताओं बहनों को नहीं दे पाए। उनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़े। देश में 4 करोड़ लोगों के पास में बिजली नहीं, देश में 11 करोड़ परिवारों के पास में आजादी के बाद में भी जो है कचरा बीन करके अपना चूल्हा जलाने की मजबूरी है। देश में जो है 84% परिवारों के पास में पीने के पानी का संकट है, उनके पास में पीने का पानी नल के माध्यम से उनके घर तक नहीं पहुंचता। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज भी घर नहीं। आजादी के 75 साल बाद जो है उस समय तक 70 साल बीत चुके थे। मन में निश्चित रूप से इसको लेकर के एक व्यथा उत्पन्न होनी चाहिए कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया,
जिन लोगों ने देश के लिए योगदान किया, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए, उनका उसके साथ न्याय कर पाए? निश्चित रूप से उसको लेकर के दुख होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह संकल्प कि हम 5 साल में देश के हर घर में शौचालय बनाएंगे, हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, 1000 दिन में 3 साल के कालखंड में हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, देश में 1000 दिन में हर घर तक बैंक का खाता खोल देंगे। इस संकल्प के साथ जब देश की सरकार ने काम किया, तो मैं एक बात तो गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरी करके सामान्य मानवी को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के संघर्ष से बाहर निकालने का काम जो है मोदी जी की सरकार ने कर दिया। आज जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में, उस 10 साल के कालखंड में, जिस तरह से देश को ये लगता था यूपीए के कालखंड में जितने घोटाले होते थे, जिस तरह से देश की सीमाएं जो है वो असुरक्षित हो गई थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नरपत सिंह साहब यहाँ विराजे, जोधा साहब विराजे, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सैनिकों के सिर काट करके उसी शासन व्यवस्था के समय में हमारे सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान लोग लेकर के गए। मुझे याद आता है क्योंकि मैं भी अपरोक्ष रूप से उस समय सीमावर्ती क्षेत्र में काम करता था। मैं बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्रवास पर था। मैंने एक अखबार में फोटो देखा और मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण था कि हमारे 10 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को उनका कत्ल करके उन शहीदों के शव जो है वो डंडों पर जानवरों तक की तरह बांध करके बांग्लादेश में ले जाते हुए के फोटोग्राफ जो है अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में छपे थे। मुझे लगता है कि हम 140 करोड़ लोग भारतीयों के लिए उससे ज्यादा शर्म का दिन कोई नहीं हो सकता। लेकिन तब हमारी सरकारें, क्योंकि कमजोर मानसिकता के लोग थे, तो जो है यूनाइटेड नेशंस में जाकर के शिकायत दर्ज करें। ये मोदी जी की सरकार आने के बाद में जो बदलाव आपने महसूस किया होगा कि अब हमको दिल्ली में जाने की सैनिकों को जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ओपन परमिशन है, सामने से गोली चले तो यहां से गोला चला करके बराबरी का हिसाब करना। नित्य प्रतिदिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी, हमको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, हमको आर्थिक रूप से खोखला करने के लिए। कभी हमारे व्यापार के केंद्र जो है देश में, चाहे वो मुंबई होगा, चाहे हैदराबाद होगा, चाहे बेंगलोर होगा, चाहे पुणे होगा, चाहे दिल्ली होगा, वहां आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम ब्लास्ट होते थे। या हमारे जो आस्था के केंद्र, चाहे जम्मू का रघुनाथ मंदिर होगा, चाहे अक्षर मंदिर होगा, चाहे जयपुर का हनुमान जी का मंदिर होगा, इन सब जगहों पर इस तरह से आतंकवादी घटना और विस्फोट करके हमको हमारे देश को कमजोर करने का काम उस समय किया जाता था। लेकिन आप सबने अनुभव किया होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में 2 बार बड़ी घटनाएं करने का साहस हुआ। एक बार उरी में और दूसरी बार पुलवामा में, और दोनों बार जिस तरह का जवाब दिया। बेशक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सेना का मनोबल तोड़ने के लिए दोनों बार उसको नकारात्मक जो है टिप्पणियां उसको लेकर के की, हिसाब किताब मांगे, उसके सबूत मांगे। जब दुनिया ने सैटेलाइट के सबूत दे दिए तब उनकी बोलती बंद हुई। और जो भारत की सेना ने जो साहस और शौर्य के साथ में, चाहे इंडियन आर्मी है या इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह का ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के बाद में भारत की भूमि की तरफ देखने का दुस्साहस करने वालों के हौसले जो है पस्त हो गए। आज के बाद में, उसके बाद में कोई बड़ी घटना करने का साहस नहीं कर सकते। आज हमारी भारत की ताकत कितनी बड़ी है कि भारत की भूमि की तरफ देखने की बात तो छोड़ दीजिए, भारत के हितों को इग्नोर करके भी किसी तरह का कोई फैसला जो है दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। आप सबने देखा होगा अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तब हमारे हजारों की संख्या में 27,000 के लगभग बच्चे हमारे वहां पे फंस गए थे, जो मेडिकल की वहां पढ़ाई कर रहे थे। परिजन चिंतित थे, मेरे पास में भी आते थे परिजन, यहाँ इकट्ठे होकर के आए। जोधपुर के बच्चों के परिजन आए, टेलीफोन किया। राजस्थान भर के बच्चों के परिजन मुझे फोन करके कह रहे थे हमारे बच्चे फंस गए, साहब मदद करो, कैसे हमारे बच्चे आएंगे। निश्चित ही हम सबको, विशेष रूप से 140 करोड़ भारतीयों के लिए तो गर्व का विषय ही, विशेष रूप से गौरव सेनानियों के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टेलीफोन किए। एक जेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं उनको, और दूसरा पुतिन साहब को। दोनों सेनाओं की बंदूकें और तोपें जो है उनकी नाल नीची हो गई, युद्ध बंद हो गया। और भारत के तिरंगे की ताकत देखो कि भारत के तिरंगे को पकड़ करके हमारे सारे के सारे बच्चे जो है वो कुशल सुरक्षित अपने अपने घर पे पहुंचे। हमारे वाले पहुंचे जाते तो अपराध हो गया जाते तो ठीक ही, जो पाकिस्तान वाला भी भारत और तिरंगे की शरण में आकर के
उन्होंने में भी अपने सकुशल अपने घर पहुंचने में उनको भी सफलता मिली। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं आपको। अब तक पिछले 10 साल में जब कभी भी दुनिया में कहीं भी किस तरह की परिस्थिति बनी है, उस हर परिस्थिति में भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाते हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने घर तक लाने का काम किया। आज भारत के हितों को कोई भी अनदेखा कर दे, दुनिया की किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं बची है। ये जो ताकत बढ़ी है, ये ताकत आप सबके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के चलते हुए बढ़ी है। और अब भारत को विकसित करके हम दुनिया के शीर्षस्थ पंक्तियों के देश या पंक्ति के देशों में ले जाकर के खड़ा करें। हम भारत को समृद्ध देश बनाएं, हम भारत को शक्तिशाली देश बनाएं, हम भारत को संपन्न देश बनाएं। और हम सब के लिए खुशी का विषय यह है कि भारत यदि संपन्न होता है, भारत यदि शक्तिशाली होता है, भारत यदि समर्थ होता है, तो वो विश्व में किसी के लिए चिंता का विषय नहीं बनता। भारत के द्वारा अर्जित की गई हर एक शक्ति, हर एक सामर्थ्य जो है विश्व के कल्याण और सामर्थ्य के लिए उपयोग होता है। ये सब हमने अभी कोरोना के समय में देखा। तो कोरोना के समय में जब टीका कोरोना के पूरी दुनिया त्रस्ती, मुझे याद होता है कोरोना के शुरुआत का दौर था, मैं कंप्यूटर पर जूम पर अपने युवा मोर्चा के साथियों के साथ मीटिंग कर रहा। मुझे एक युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता ने पूछा, जयपुर के एक कार्यकर्ता ने मुझे पूछा, राजस्थान भर के युवक जुड़े हुए थे, युवतियां जुड़ी हुई थी। उसने मुझे पूछा कि साहब टीके की चर्चा हो रही, ये बाप हमारे यहाँ पे कोरोना का टीका कब है? तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं तो डॉक्टर हूं, न वैज्ञानिक हूं, न ज्योतिषी हूं, तारीख तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर टीकों का इतिहास उठा करके देखो तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छा इतिहास नहीं। पोलियो का टीका जब दुनिया में लगना शुरू हुआ, उसके 54 साल बाद में भारत में पहुंचा, और भारत के हर बच्चे तक पहुंचने में 30 साल का समय लगा था। आपको याद होगा, 2 बूंद पोलियो की दवाई सबको पिलाते। भारत में टिटनेस का टीका दुनिया के देशों में जब लगना शुरू हुआ, उसके 70 साल बाद में हिंदुस्तान में पहुंचा। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका भी लगभग 17 साल बाद में भारत में पहुंचा। मैंने उन बालकों को कहा, उन युवाओं को कहा कि मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का भारत है। जिस दिन दुनिया के किसी भी देश में लगना शुरू होगा, उस दिन भारत में भी शुरू होता है। और हम सब ने देखा कि हमने दुनिया का सबसे सस्ता टीका बनाया, हमने दुनिया का सबसे इफेक्टिव टीका बनाया, हमने एक के बजाय 2 टीके बनाए, और हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है हमारे भारत में किया। और आप सबको मैं बताता हूँ, आप सबको प्रसन्नता हो, आपने टीका लगा होगा, आप किसी को लाइन में खड़ा होना पड़ा, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे को टाइम मिला होगा, उस टाइम पे हम गए, जाकर के हम वहां बैठे होंगे, 5-10 मिनट बाद में हमारे को एक टीका लगाया होगा, लगाने के बाद 15 मिनट पप्पू राम जी बिठाया होगा, चाय पिलाई होगी, और चाय पिला करके वापस घर जो है अस्पताल से बाहर निकले होंगे, मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में बैठे हुए, उससे पहले मोबाइल में टिन टिन बजा होगा, और मोदी जी के हंसते हुए फोटो के साथ में सर्टिफिकेट आपके पास में आ गया। तब कोरोना के बाद में जब टीकाकरण का अभियान खत्म हो गया था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका भेजा। मैं अमेरिका गया तो वहां पे भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने एक मीटिंग रेस्टोरेंट में रखी। मुझे कहा गया कि रेस्टोरेंट में आजकल अमेरिका में प्रवेश के पहले आपको कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता। मैंने कहा मेरे पास है। मैं वहां पहुंचा, कुछ अमेरिका के अधिकारी थे, हमारे दूतावास के अधिकारी भी थे, जिन्होंने अमेरिका में टीका लगाया। वहां रेस्टोरेंट में पहुंचे, हमारे दूतावास का जो अधिकारी थे, उसने रेस्टोरेंट में अपना बटुआ खोला, 8 फोल्ड में निकल लिया हुआ कागज था, उसको मुड़ा तुड़ा कागज, उसको बड़े धीरे धीरे करके सलीके से खोला कि फट नहीं जाए, और उस कागज को खोल करके ऐसे हथेली में रख करके जो गेट में वहां पे जो कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहा था, उसको दिखाया। वापस उतनी जो है नफासत के साथ में उसको समेट करके वापस अपने बटुए में, और वो अमेरिका का टीके का सर्टिफिकेट था। मैंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल में खोल करके उसको टीके का सर्टिफिकेट दिखा। अमेरिका जिस जगह पर खड़ा है, उससे आगे भारत जो है इस टीकाकरण के दौर पर खड़ा है। और उस परिस्थिति में जब आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि दुनिया के 170 देश जो भारत ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, उस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका उनमें से एक है और पाकिस्तान भी उनमें से एक। हमने कहा हमको कोई रॉयल्टी की आवश्यकता नहीं, हम पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जो हमने अर्जित किया है, वो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए नियोजित करेंगे। ये उदाहरण मैंने आपको इसके लिए दिया कि हम 2047 तक भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देश बनाने के लिए जुटे हैं। लेकिन ये जो शक्ति, ये जो सामर्थ्य हासिल करना है,
ये किसी के विरोध में, किसी को दलित करने के लिए, किसी को पददलित करने के लिए, किसी को कुचलने के लिए नहीं, ये विश्व के कल्याण के लिए सामर्थ्य भारत हासिल करे, इस लक्ष्य के साथ में हम जुटे हैं। और ये आने वाला चुनाव जो है, ये चुनाव इस सामर्थ्य को हासिल करने की आधारशिला रखने वाला चुनाव है। इसलिए मैं आप सब गौरव सेनानियों से कहता हूं, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये इस देश के निर्माण का चुनाव है। ये उस देश के निर्माण का चुनाव है जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने अपना जीवन दिया है, आप लोगों ने अपनी जवानी समर्पित की है। अब एक बार फिर आपके पास में अवसर आया है कि आप अपने पुरुषार्थ से इस देश के भवितव्य को बदल सकते हैं, इस देश के भविष्य को बदल सकते हैं, इस देश के भविष्य को बनाने और बदलने की इमारत की आधारशिला रखने के लिए काम कर सकते हैं। आपने जीवन देश के लिए दिया। मैं एक बार फिर 24 दिन इस देश के लिए आपसे मांगता हूं, पूरी ताकत के साथ में जुट जाइए, पूरी क्षमता के साथ में जुट जाइए और देश बदलने के लिए आप सब लोग काम करिए। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि ये गौरव सेनानी, ये अभूतपूर्व सेना अगर संकल्प ले लेगी तो निश्चित रूप से इनमें इतना हौसला और इतनी ताकत है कि ये पत्थर में से भी पानी निकाल सकते। और अब की बार तो परिस्थिति ऐसी है, वे 2 तरह का चुनाव हुए थे। कल परसों अमित शाह जी कहता मैंने बहुत पसंद आई वाला जोधपुर आया उन दिन मैं बैठा 5-7 जन हमारा हम इस बात करी कि एक चुनाव तो होता है जिनमें कांकरा मुंह गेहूं चुगना और एक चुनाव है जिसमें गेहूं मुंह कांकरा चुगना। हमके चुनाव में तो गेहूं मुंह कांकरा चुनना है। देश पूरी शक्ति के साथ में नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने का मानस बना करके तैयार करें। हमको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार इस राष्ट्र यज्ञ में, ये चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का यज्ञ है, इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आहुति देने से शेष न रहे। हम अपने परिश्रम की आहुति देकर के इस देश के सामर्थ्य को विकसित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गला खुल गया, जोर से बोले। मंत्री जी का अब मैं महिला शक्ति से निवेदन करूंगा कि सभी एक साथ आ जाए और मंत्री जी का अभिनंदन करें। अब राज आने वालों है भाई, रिजर्वेशन हो गया है। सभी आ जाए। जबर सिंह जी संगठन मंत्री राठौड़ साहब थैंक यू। तालियों से देवी से रिटायर्ड है। महिला शक्ति अभिनंदन कर रहे हैं मंत्री जी का। राम साहब, आप लोगों को भी काम करना है, हर घर तक जा करके महिलाओं को, बच्चों को, सबको कि भाई आप लोग सब काम करो। सबने इन यज्ञ में आहुति दिलानी है। बात सिंह जी का निवेदन है, मंत्री जी का स्वागत करें।